हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और हमने जनरेटिव एआई के ऊपर अपना कोर्स का प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट किया था, पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम अपने इस सेशन में भी जनरेटिव एआई कोर्स को ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जारी रखेंगे। और आज हमारा दूसरा सेशन होने वाला है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले सेशन में बात किया था हम इस कोर्स में क्या-क्या हमारा अप्रोच होने वाला है, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, बुक्स कौन से आपको रेफ़र करने चाहिए अगर ज़रूरत हो। फिर हमने देखा था जनरेटिव एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग में क्या डेफिनेशंस हैं, क्या कॉमन है। फिर हमने देखा था जनरेटिव एआई के कुछ यूज़ केसेस क्या-क्या हो सकते हैं प्रोबेबली। फिर हमने बात की थी एलएलएम्स क्या होते हैं। हमने बताया था कि एलएलएम्स इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर की वजह से। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमें एक एप्लीकेशन बनाना हो जो कि चैटबॉट टाइप का हो, जो हमारे बुक्स को रीड करके हमारे यूजर को उस बुक से आंसर निकाल के दे सके, तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। और इस स्टेप के अंदर हमें एक देखा था कि हमें एक एलएलएम मॉडल की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और ये एलएलएम मॉडल मार्केट में बहुत सारे प्री बिल्ट भी अवेलेबल हैं। हम इनको यूज़ करके डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि अगर हम डायरेक्टली जाते हैं और प्री बिल्ड मॉडल्स को यूज़ करके एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी-सी हमारे मन में कन्फ्यूज़न या डाउट रह सकते हैं कि ये एलएलएम मॉडल कैसे काम करता है या क्या इसमें अंदर हो रहा है। तो इसलिए मैं इस कोर्स में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा एलएलएम को अपना खुद का एलएलएम बनाने से लेकर, जिससे कि हम समझ सकें कि जीपीटी 2 या इस टाइप के मॉडल्स कैसे बनाए गए हैं और इनके पीछे क्या लॉजिक्स हैं। एक बार हम इस चीज़ को सीख लेंगे, उसके बाद हम बाकी एप्लीकेशंस को बनाना शुरू करेंगे, जिसमें हम रैग, फाइन ट्यूनिंग और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको याद आ गया क्या-क्या करना चाहिए था हमको। तो आज हम बात कर लेते हैं अपने सेशन 2 के एजेंडा की। इस सेशन 2 एजेंडा में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले क्विकली रिकैप करेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स की, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो आगे के लेक्चर्स को समझने में। तो मुझे जो-जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस लगते हैं, मैं उनको यहाँ पर कैप्चर करने वाला हूँ बहुत ही क्विकली। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाने से लेकर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा में देखते हैं। हमारे पास मेनली 4 टाइप की चीज़ें होती हैं, लाइक स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड टेंसर। सो स्केलर में हमारा आपको पता है एक सिंपल नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 4, ये सब हमारे स्केलर नंबर्स हो गए। वेक्टर्स में हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं। मैट्रिक्स उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और टेंसर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मैट्रिक्सेस हो सकते हैं। ओके। हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास 2 डायमेंशन प्लेन में कोई पॉइंट है 2, 3, तो इसको हम कैसे डायग्राम को डिनोट करेंगे? तो यहाँ पर अगर हमें एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, तो हमारा एक्स पर हम ओरिजिन से 2 पॉइंट्स इधर जाएंगे राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम 3 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट हमारा होगा 2, 3, राइट। और इसी को हम ये अगर इसको मिला दें तो ये हमारा एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन कलर से जो हमारा एरो बना हुआ है। ओके, तो इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, सो 2, 3, 4 लेकर, तो हमारे पास एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है। इस पर ये जो बनेगा ये हमारा एक वेक्टर होगा, जो कि हमारे 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से एन डायमेंशन में हम कर सकते हैं। एन डायमेंशन को यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता, बट आई होप आप अभी इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। अगर हमें किसी वेक्टर की डिस्टेंस को निकालना हो ओरिजिन से, तो ये कैसे निकालते थे हम? तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है a कॉमा बी, तो इसका मतलब हमारे ओरिजिन से इस x एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस है a, और ओरिजिन से इसकी y एक्सिस पर डिस्टेंस है b। तो अगर हमें d निकालना है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये b है तो ये भी b होगा। तो अगर हमें d निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इस चीज को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। ओके। अगर यही चीज 3 डायमेंशन या n डायमेंशन में होगी, तो हम यहाँ पर इसको प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन ऐड करते जाएंगे। या चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विलिडियन डिस्टेंस को देखते हैं। इक्विलिडियन डिस्टेंस अगर आपको याद हो, तो ये कुछ नहीं, बस दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2। तो इसके बीच की डिस्टेंस जो है इन दोनों वेक्टर्स के,
ये इक्विलेटरल डिस्टेंस है और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर इसे हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इसको कैसे डिराइव करते हैं वेरी क्विकली देख लेते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है, सो ये जो हमारी डिस्टेंस है, आई एम सॉरी, इसको x2 बोलना चाहिए और इसको y2 बोलना चाहिए। आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पर x1 y1 होना चाहिए। तो ये अगर x2 है मेरा, तो ये डिस्टेंस हमारी x2 होगी और ये डिस्टेंस हमारी y2 होगी। इसी तरह से अगर ये पॉइंट मेरा x1 कॉमा y1 है, तो ये डिस्टेंस मेरी x1 होगी और ये डिस्टेंस मेरी y1 होगी। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारी डिफरेंस, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस y1 है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो ये डिस्टेंस हमें मालूम हो गया y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हमें मालूम हो गया x2 माइनस x1। तो अगर हमें d निकालना है तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसमें जितने भी डायमेंशन आप ऐड करते जाएं तो ये फार्मूला आगे एक्सटेंड होता जाएगा और ये आपका डिस्टेंस दो वेक्टर के बीच के निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इसी को बोला जाता है इक्विलेटरल डिस्टेंस। ओके, ये सब आपको आगे यूज होने वाले हैं या आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा भी होगा, ये सब चीजें यूज होती हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने एलएलएम मॉडल को बनाना, सो ये सब चीजें बीच में आएंगी, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं स्केलर एडिशन की। अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ हो जो x1 x2 अप टू xn वैल्यू है इसमें, अगर इसमें हमें कोई एक स्केलर वैल्यू n ऐड करना है इस वेक्टर में, तो इसका मतलब होता है कि इस n नंबर को हमें इस वेक्टर के हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली ऐड करना है जाकर के। ओके, लाइक इसका आउटपुट होगा x1 प्लस एन, x2 प्लस एन, x3 प्लस एन, अप टू सो ऑन। इस तरह से हम वेक्टर के ऊपर स्केलर एडिशन परफॉर्म करते हैं। सो ये इजी टास्क है। आगे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट का। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर डॉट प्रोडक्ट काइंड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है, और वेक्टर मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले हैं। ओके, अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने मैथमेटिक्स बुक में रिवाइज कर सकते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं a1 a2 एंड an, एंड वेक्टर बी जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं b1 b2 एंड bn। सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर a डॉट बी लिखा जाए तो इसका मतलब होगा कि इन सारे वेक्टर्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। सो a1, तो a डॉट बी क्या होगा? a1 इंटू बी1 प्लस a2 इंटू बी2 प्लस a3 इंटू बी3 अप टू an इंटू bn। ओके, और इन सब का समेशन जो होगा वो हमारा होगा a डॉट बी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट को हम ज्योमेट्रिक वे में दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ओके, सो ये भी एक तरीका होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट के केस में, क्योंकि a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा कुछ नहीं है, ये जो थीटा है ये इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल है। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है ये थीटा। ओके, और इसी का कॉस प्रोडक्ट है ये। और हमको पता है कि कॉस की वैल्यू हमारी, अगर हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉस थीटा का, तो हमारी वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच में वेरी करती है, राइट। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो हमारा a डॉट बी क्या होगा? 0 हो जाएगा, राइट। यानी कि a डॉट बी 0 हो गया, हमारा कॉस थीटा भी 0 है, राइट। और कॉस थीटा 0 होने का मतलब थीटा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री, करेक्ट। सो अगर 90 डिग्री है हमारे पास दोनों वेक्टर के बीच के एंगल, तो इसका मतलब हमारे दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कुछ इस तरह। और इसी से हम सिमिलरिटी चेक करते थे दो वेक्टर्स के बीच के। अगर आपको याद हो कि अगर इन दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है या दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इसी तरह से अगर हमारा ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के कोलिनियर हैं। और इस केस में इन दोनों वेक्टर के बीच में बहुत अधिक सिमिलरिटी है। ओके,
सो ये बहुत काम आने वाला है आपका सिमिलरिटी। तो आपको याद आ गया होगा कि अगर वेक्टर के बीच का जितना एंगल कम होता जाएगा, दोनों के बीच का एंगल, सिमिलरिटी उन दोनों वेक्टर की ज़्यादा होगी। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास 3 मूवीज़ हैं, 3 मूवीज़ के नेम है या 3 बुक्स के नेम हैं, उनको किसी तरह से आपने वेक्टर में रिप्रेजेंट कर लिया। कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास 3 मूवीज़ हैं, मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, और आपको एक मूवी रिकमेंडर सिस्टम बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों मूवी को वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और ये है आपका लेट्स से मूवी 1, ये है आपका मूवी 2, और ये है आपका मूवी 3। अब किसी ने मूवी 2 को वॉच किया और आपको उसको रिकमेंड करना है कि अब वो मूवी 3 देखे या मूवी 1। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच का एंगल डिसाइड करेंगे, फाइंड करेंगे, और आप देखेंगे जिस जो एंगल कम है आपको वो मूवी इससे ज़्यादा सिमिलर लगेगी। इस केस में मान लेते हैं M1। तो आप उस बंदे को M1 मूवीज रिकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए। तो इस तरह से हमारा सिमिलरिटी सर्च मशीन लर्निंग में यूज होता है। ओके, आई होप आपको याद आ गया होगा। सो ये हमने वेक्टर के ऊपर काफ़ी चीज़ें देख ली। आई होप आपको अभी सब कुछ रिवाइज हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, मैट्रिक्स को देखते हैं। सो मैट्रिक्स क्या होता है? सो मैट्रिक्स कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इन बॉक्स में कुछ नंबर्स को डिनोट कर रखा है, इसमें रो और कॉलम दोनों में नंबर होते हैं। ओके, तो इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। और मैट्रिक्स में के एक डायमेंशन होता है, क्योंकि इसमें रो भी है और कॉलम्स भी है, कितने रो का डेटा है और कितने कॉलम में डेटा है। सो इसमें किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम नंबर्स। सो कितने रोज है इस मैट्रिक्स में? 3। सो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन हुआ 3 क्रॉस 3, क्योंकि कॉलम्स भी 3 है। ओके, और ये डायमेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आपके जनरेटिव एआई के जर्नी के अंदर। सो आई होप आपको याद आ गया कि पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देख लेते हैं, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या करना होता है। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है 5 6 7 8। तो पहले मैट्रिक्स का डायमेंशन है हमारा 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा 2 क्रॉस 2, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। अब इन दोनों को हमें अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला आउटपुट हमारा आएगा 1 + 5 का कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हैं। दूसरा आउटपुट आएगा हमारा 2 और 6 का एडिशन, एंड इसी तरह से तीसरा हमारा कंपोनेंट होगा 3 + 7, और लास्ट वन होगा हमारा 4 + 8, और ये हमारा आंसर आएगा 6 8 12 10। ओके, और इसका हमारा डायमेंशन क्या है? ऑब्वियसली 2 क्रॉस 2। इस तरह से हम मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें दो मैट्रिक्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। मगर मैट्रिक्स डायरेक्ट हमारे ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले अगर ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है आपका और माइनस आपको मैट्रिक्स बी करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स बी का नेगेटिव करते हैं या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उस इन दोनों को एक दूसरे के साथ एडिशन कर देते हैं, और इस तरह से हमें मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड हो जाता है। ओके, बात कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट करने में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि अगर आपका मैट्रिक्स लेट से एक मैट्रिक्स है 1,3 और दूसरा मैट्रिक्स भी है 1,3, सो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये रूल है कि पहले मैट्रिक्स का ये वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म हो सकता है। सो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 × 3, दूसरा मैट्रिक्स है 1 × 3, सो आपको पहले इस मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप इस और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 × 3 को 3 क्रॉस 1 में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे मेरे पास पहले एक मैट्रिक्स था, इसमें ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, जिसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, और इसको मुझे 3 क्रॉस 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स को इस तरह से कर दूंगा, और ये मेरा
3x1 मैट्रिक्स बन गया क्योंकि इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है। ओके, और अब मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं एज पर रूल। ओके, और इस प्रक्रिया को जो हमने 1x3 को 3x1 में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना मैट्रिक्स को, राइट, मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अभी देखते हैं, अगर हमारे पास एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x3 का और दूसरा मैट्रिक्स है B जो कि 3x2 का है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका डायमेंशन हुआ 2x3। और दूसरे मैट्रिक्स में मेरे पास है 3x2 क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इन दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, तो चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2x3 है, ये 3x2 है, ये वाला, इन दोनों के ये नंबर्स सेम है, तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेंगे, फर्स्ट रो की बात करते हैं हम। सो इसमें सबसे पहले हम ये 1 लेंगे और ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 3 लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को सम कर देंगे। जो आउटपुट आएगा वो हमारे मैट्रिक्स का पहला कंपोनेंट होगा, आउटपुट का, रिजल्ट का। इसी तरह अब हम दूसरा लेंगे, इसमें 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आउटपुट आएगा 64, वो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा आउटपुट का। इसी तरह अब हम दूसरे ए मैट्रिक्स के दूसरे रो पे चलेंगे, 4 5 6, और बारी बारी 7 9 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबको ऐड करेंगे। उसके बाद हम 4 5 6 को लेंगे और 8 10 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, और हमारा आउटपुट 1 5 4 आएगा। और हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, जिसमें पहला एलिमेंट होगा ये 58, दूसरा एलिमेंट है ये 64, तीसरा एलिमेंट है 139, चौथा एलिमेंट है 154। और चूंकि हमारा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा इनपुट मैट्रिक्स था 2x3 था और दूसरा मैट्रिक्स था 3x2, तो हमारा जो आउटपुट आया वो 2x2 का आया। ओके, सो ये डायमेंशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स मेरे पास 1 इंटू एन है और दूसरा मैट्रिक्स है n इंटू 1 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यस मैं कर सकता हूँ, इन दोनों का नंबर मैच हो रहा है n, और जो आउटपुट आएगा वो मेरा 1 इंटू 1 आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास 4x5 और 5x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो ऑब्वियसली हो सकता है ये 5 मैचिंग, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 4x3 डायमेंशन का आउटपुट आएगा। तो ये डायमेंशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमने ट्रांसपोज की बात की थी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका डायमेंशन हुआ 1x3। या अगर मुझे इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स का डायमेंशन है 1 इंटू 3, और अगेन ए मैट्रिक्स का डायमेंशन है 1 इंटू 3, तो इसका ये नंबर और ये नंबर इज नॉट मैचिंग, तो मैं इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो मुझे इस 1x3 को 3x1 बनाना होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। सो जो मेरा डॉट प्रोडक्ट होगा, ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस इज द रूल। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूलों में बहुत जगह जनरेटिव एआई में आगे यूज होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो मेरे ख्याल से इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, और जो चीज आगे आती जाएगी हम बात करते जाएंगे, बट ये एक बेसिक सी चीजें थी जो मैंने रिवाइज करना जरूरी समझा। आई होप मैं आपको रिवाइज कराने में सफल रहा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बुक्स को रेफर कर लें, और इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का दूसरा पार्ट, और यहाँ से हमारी एलएलएम को क्रिएट करने की जर्नी स्टार्ट होती है। आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एलएलएम कैसे बनाते हैं। ओके, सो एलएलएम को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 मेजर स्टेप्स हैं। एक तो हमारा एलएलएम को प्रिपेयर करना, और उसके बाद हमारा फाउंडेशन मॉडल को कंप्लीट करना। सो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करेंगे, डेटा को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसके ऊपर अटेंशन मैकेनिज्म कैसे लगाना है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर कैसे बनाना है। हमारे पास डेटा रेडी होगा, हमारे पास आर्किटेक्चर रेडी होगा, फिर हम देखेंगे कि उस आर्किटेक्चर पे डेटा को फीड करके कैसे मॉडल को ट्रेन करना है।
मॉडल ट्रेन हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि कैसे मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को, और जब हम सैटिस्फाई हो जाएंगे और मॉडल को ट्यून कर लेंगे या उसके परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे प्री ट्रेन मॉडल को लोड करते हैं, जो कि हमारा फाउंडेशनल LLM मॉडल होगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस बनाने के लिए और फाइन ट्यून करने के लिए। ओके, तो ये हमारा जर्नी होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा प्रिपरेशन के साथ। ओके, डेटा प्रिपरेशन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले क्या करने वाले हैं वो डिटेल में बताऊंगा, फिर उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन भी समझाऊंगा, और उसको हम स्टेप बाय स्टेप कोड भी करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, इस LLM को बनाने के प्रोसेस में मैंने बहुत सारे रेफरेंस लिए हैं, LLM फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम सेबेस्टियन बुक, जो कि मीप के नाम से भी जाना जाता है। सो आपको बहुत सारे मेरे डायग्राम्स उस बुक से और एग्जांपल्स उसी बुक से लिए हुए मिलेंगे, तो यू कैन रेफर दैट बुक। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की, डेटा प्रिपरेशन की। सो LLM मॉडल्स में हम टेक्स्ट डेटा के ऊपर बात करने वाले हैं, और आई होप आप समझते हैं टेक्स्ट डेटा क्या होता है। टेक्स्ट डेटा में हमारे पास बुक्स हो सकती हैं, स्टोरीज हो सकती हैं, हमारे पास इंटरनेट का डेटा हो सकता है, या जहाँ पर हम सेंटेंसेज या बेसिकली लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें अपने मॉडल में डेटा को फीड करना है तो हम कैसे फीड करेंगे। तो हमारे पास एक सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने, दिस इज एन एग्जांपल। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम एक सिनेरियो से समझते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज बनाना है, किसी को समझाने के लिए आपने कोई लैंग्वेज, नई लैंग्वेज इजाद करनी है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस लैंग्वेज में जो लोग बातें करते हैं उसको आप कैप्चर करेंगे, राइट। जब जो लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, या वो लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं उसको आप कैप्चर करेंगे। फिर इसमें से आप वर्ड्स को निकालेंगे, राइट। वर्ड 1, वर्ड 2, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, इनकी एक डिक्शनरी बनाएंगे आप, जिसमें वर्ड्स की मीनिंग्स होंगी, हर वर्ड की मीनिंग होगी, ये आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। और जब इस वर्ड की डिक्शनरी बन जाएगी तो आगे फ्यूचर में आपको कोई नया सेंटेंस बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, इस वर्ड को जाएंगे, ढूंढेंगे इस डिक्शनरी में, इसकी मीनिंग को लाएंगे, और इन मीनिंग्स को आप यहाँ पे अरेंज करेंगे एक ग्रामेटिकल फॉर्मेट में, और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उस चीज़ को, इस नए सेंटेंस को आपके नए लैंग्वेज के अंदर। ओके, सो वैसा ही कुछ हम अपने इंग्लिश टेक्स्ट को मशीन के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम एक नया लैंग्वेज बना रहे हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर को समझा सकें कि हम क्या बात करना चाहते हैं, जिससे कि वो हमारे इंग्लिश या हिंदी या किसी भी लैंग्वेज को वो समझ सके अच्छी तरह से। ओके, तो हमें यही सारे स्टेप्स करने होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ इनपुट टेक्स्ट होंगे, कुछ डेटा होगा, या यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, दिस इज एन एग्जांपल। फिर इस डेटा से मैं वर्ड्स को निकालूंगा, जैसे कि यहाँ पर निकाला हुआ है, वर्ड्स बाय वर्ड, या कौन से वर्ड हैं, कितने वर्ड हैं, कैसे हैं। फिर इन वर्ड्स को मैं कुछ एक मीनिंग दूंगा, जो मेरे कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक कुछ नंबर्स होंगे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर नंबर्स को ही समझेगा, टेक्स्ट को नहीं समझ सकता। मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है तो मुझे नंबर्स की जरूरत होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर मीनिंग की जगह पर कुछ नंबर्स दूंगा। ओके, तो अभी मान लेते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले रैंडम नंबर देंगे, हर वर्ड को एक रैंडम यूनिक नंबर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप आज हम देखने वाले हैं, इसको हम कैसे करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है इंग्लिश का, जिसमें से मैं यूनिक वर्ड्स निकालूंगा और अपनी डिक्शनरी बनाऊंगा, जिसमें मेरे वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स की अगेंस्ट कुछ नंबर्स होंगे, और ये मेरी डिक्शनरी की तरह काम करेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी की तरह। ओके, नॉट पाइथन डिक्शनरी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको दूसरे तरह से अगर मैं देखना चाहूँ डायग्राम में, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर बना रखा है, जो कि मैंने अगेन उसी बुक से लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिल्कुल ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, जिसमें मेरे पास इनपुट टेक्स्ट होंगे बहुत सारे। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, जिसको हम पहले सबसे पहले टोकेनाइज करेंगे। सो हमारे इस सेंटेंस को या डेटा को वर्ड्स में ब्रेक करने को प्रोसेस को बोलते हैं टोकेनाइजेशन। ओके, सो सबसे पहले हम इस वर्ड्स को टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे, और इन टोकन्स को फिर हम कुछ नंबर्स असाइन करेंगे, और वो हमारा वोकैब होने वाला है फाइनल, जो कि मैं यहाँ पर डिक्शनरी एज ए मेंशन कर रहा था। सो इतनी चीजें देखते हैं हम। और एक्चुअल में जब हमारा डीप लर्निंग जनरेटिव एआई LLM मॉडल्स की बात करेंगे, तो हमारे ये
जो टोकन्स हैं वो वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली नहीं होते, ये सब वर्ड्स होते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। बट अभी फॉर सिंप्लिसिटी और आपको समझाने के लिए ये मान के चलते हैं कि हम अपने डेटा को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर रहे हैं और हमारा हर टोकन एक इंडिविजुअल वर्ड है। ओके, तो चलिए इसको हम कोडिंग में देखते हैं कैसे इसको हम कोड कर सकते हैं, और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस तरह से वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करने में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इस तरह से वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फ्यूचर में, और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या करके, क्या लॉजिक लगा करके GPT-2 में मॉडल को ट्रेन किया गया है, या GPT-2, GPT-3 एंड एक्सेट्रा, सो दैट ये इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं और हमारे हर बात को समझ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं अपने VS कोड पे जंप करता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पर हम देखेंगे हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को टोकनाइज कर सकते हैं आज। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक स्टोरी बुक लिया है जिसका नाम है द वर्डिक्ट। द वर्डिक्ट करके एक बुक है जो एक छोटी सी स्टोरी है, वो पुरानी सी इंग्लिश में। ओके, ये कुछ इस तरह की स्टोरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। द वर्डिक्ट एडिशन 1908 में पब्लिश हुई थी, और ये स्टोरी पूरी इसकी इस तरह से कुछ इसमें लिखी हुई है, और अराउंड 18 to 19 पेज का ये बुक है। सो छोटा डेटा लेने के लिए मैंने इस बुक को यूज़ किया है। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास ये एक बुक है जो कि द वर्डिक्ट PDF फॉर्मेट में है। सबसे पहले मैं इसको रीड करता हूँ। इसको रीड करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जिसका नाम है PyMove PDF। इसको पहले मैंने इंस्टॉल कर लिया, पिप इंस्टॉल PyMove PDF लिख करके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने फाइल को ओपन किया एज डॉक, फिर इसको पेज बाय पेज मैंने इसको लूप किया है, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, और एक रॉ टेक्स्ट डेटा में मैंने अपने इस पूरी बुक को स्टोर कर लिया है, सो दैट यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो ये वहाँ पर मेरा रॉ टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास बुक का सारा कंटेंट है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, मैंने प्रिंट किया है तो ये सारा बुक का कंटेंट है। ओके, ये स्टोरी है मेरी। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो मेरे पास रॉ टेक्स्ट में मेरे पास इनपुट टेक्स्ट है, मुझे इसी टेक्स्ट से टोकन्स को निकालना है और अपनी वोकैब को या डिक्शनरी को रेडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोकन को क्रिएट करेंगे। टोकन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। इसके लिए हम पाइथन का regex फंक्शन यूज करेंगे। आई होप आप सबको पता है regex फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको गूगल करके इसके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जा सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ इजी एग्जाम्पल के साथ समझाने की। सबसे पहले हम अपने रॉ टेक्स्ट में देखते हैं कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, और फिर देखते हैं कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे बुक में। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट किया है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें लेंथ ऑफ रॉ टेक्स्ट कर दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो मेरे बुक में टोटल कैरेक्टर्स हैं वो 21,916 है। उसके बाद मैंने अपने रॉ टेक्स्ट में से फर्स्ट 49 वर्ड्स को रिटर्न किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास, सॉरी, कैरेक्टर्स को रिटर्न किया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टोरी का कुछ 49 कैरेक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, लेट से 100 कर देते हैं, और इसको मैं रन करता हूँ, तो ये आपकी स्टोरी का फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब हम थोड़ी सी रिजेक्ट्स की बात करते हैं। रिजेक्ट्स से हम कैसे वर्ड्स को स्प्लिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को वर्ड्स में। सो मान लीजिए इसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, इम्पोर्ट RE। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी RE इम्पोर्ट की हुई है। अब मान लीजिए मेरे पास एक टेक्स्ट है, हेलो वर्ड दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, अब मुझे इसको वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले मुझे स्प्लिट मेथड को यूज करना होगा RE से, और मैं इन वर्ड्स को स्पेस से स्प्लिट करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, स्पेस के बाद से मैं स्प्लिट करना चाहता हूं। तो स्प्लिट स्पेस से करने के लिए /s लिखना होता है regex फंक्शन में, और उसके बाद आपको अपना इनपुट टेक्स्ट पास करना होता है, और re.split इस तरह से आप लिखेंगे स्पेस टेक्स्ट। ओके, फिर आप रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये जो सेंटेंस था ये ब्रेक हो गया है वर्ड्स में। हेलो कॉमा, देन स्पेस, देन वर्ड डॉट, देन स्पेस, देन दिस, देन स्पेस, देन इज, देन स्पेस, एंड देन स्पेस एग्जाम्पल डॉट। या इस तरह से हमारा सेंटेंस ब्रेक हो गया। मगर अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि हेलो के साथ कॉमा भी आ रहा है, या वर्ड के साथ डॉट भी आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पंक्चुएशंस हैं ये भी अलग हो जाएं। ओके, जिससे कि मैं बेटर अंडरस्टैंड कर सकूं अपने सेंटेंस को। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर स्पेस के साथ साथ कॉमा और डॉट, जो भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं उनको भी
डिफाइन करना होगा इस अपने स्प्लिट मेथड के अंदर। दैट्स ऑल। सो रिजल्ट को मैंने यहाँ पर सिर्फ स्पेस की बजाय मैंने यहाँ पर कॉमा और डॉट भी पास कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए हेलो, कॉमा अलग हो गया, फिर यहाँ पर स्पेस, फिर वर्ड अलग हो गया, डॉट अलग हो गया एंड सो ऑन। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस से मैंने यहाँ पर सबको पूरे वर्ड को अलग किया है, लेकिन यहाँ पर स्पेस भी बार बार आ रहा है। अब इन केस मुझे अगर ये स्पेस रिप्लेस करने हैं, नहीं रखने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये मेथड यूज कर सकता हूँ जिसमें आइटम फॉर आइटम मैंने एक लूप लगाया है इन रिजल्ट इफ आइटम डॉट स्प्लिट। तो ये आइटम डॉट स्प्लिट एक मेथड है जो कि हमारे इस स्पेस को रिमूव करने में हेल्प करेगा। और इसको करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट क्या है, यहाँ से सारे स्पेस गायब हो चुके हैं। मेरे पास क्या है, सिर्फ हेलो कॉमा वर्ड डॉट दिस एंड सो ऑन। या इस तरह से मैं इस लाइन को यूज करके स्पेस को गायब कर सकता हूँ। अभी इसमें एक डिबेट हो सकती है कि ये स्पेस रखना है या हटाना है। सो ये डिपेंड करता है आपके यूज केस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको स्पेस की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपको लेट्स से पाइथन कोडिंग के बारे में समझना है, तो वहाँ पर स्पेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस में आपको स्पेस नहीं हटाना होता है, बट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको स्पेस हटाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे बुक में ऑब्वियसली सिर्फ कॉमा और डॉट तो नहीं होंगे, बहुत सारे और भी पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। सो मैंने यहाँ पर कैप्चर किए हैं उस बुक से जो जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसके, और मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने और भी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स या ब्रैकेट इस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा। सो इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ। ओके, सो बस यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ पर ये डॉट और कॉमा था, इसको इसके साथ साथ मैंने और भी सारे चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी हैं जो जो मुझे लगते हैं इस बुक में स्टोरी में यूज हुए हैं एज ए पंक्चुएशन। ओके, सो मेरे पास ये नया सेंटेंस है, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें से स्पेसेस को हटा रहा हूँ और रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए आप हेलो कॉमा वर्ड, और ये मेरे जो ये कॉलम्स थे, ये मेरे ब्रैकेट्स थे, ये मेरे क्वेश्चन मार्क्स थे, ये भी मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुके हैं वेरी इजीली। ओके, यहाँ से हमने स्पेस हटा ही लिया है ऑब्वियसली, तो ये सॉरी ये रिपीटेड है। अब हम इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पर ये बनाया है, इसी फंक्शन को अपने एक्चुअल रॉ टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं बुक के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें प्री प्रोसेस्ड नाम दिया है मैंने, इसमें मैंने टेक्स्ट को स्प्लिट कर लिया जहाँ पे मेरा रॉ टेक्स्ट है जो मेरे बुक की स्टोरी थी। ओके, फिर मैंने स्पेस हटाने वाला ही लाइन लिखा है सेम जो यहाँ पर लिखी हुई थी। फिर मैंने यहाँ पर आपको अभी इस प्री प्रोसेस्ड वेरिएबल के 10 वर्ड्स प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये वर्ड्स है मेरे, और मुझे देखना है कि मेरे कितने वर्ड्स बनकर आए। ओके, प्री प्रोसेस्ड में तो मेरे पास 4947 वर्ड्स इस बुक में हैं। तो ये मेरा फंक्शन हो गया जो मेरे बुक को बुक से वर्ड्स को अलग अलग करने में, टोकन बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है, और मैं सक्सेसफुली इसको कर पा रहा हूँ। टोटल 4947 टोकन्स बने हैं। अब बारी आती है इन टोकन्स को कुछ नंबर असाइन करने की। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे इन वर्ड्स को यूनिक वर्ड्स को फाइंड करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कई बार आ रहे हो, है ना। तो उसको मुझे यूनिक बनाना होगा क्योंकि डिक्शनरी में एक वर्ड एक ही बार रखना चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद हर एक वैल्यू को कुछ एक रैंडम नंबर असाइन करेंगे। सो लेट्स सी। सो ये इसको सबसे पहले हमें यहाँ पर डुप्लीकेट्स हटाने हैं, डुप्लीकेट वर्ड्स। तो उसके लिए मैंने इस वेरिएबल को सेट में कन्वर्ट कर दिया है जो मुझे डुप्लीकेट हटाने में हेल्प करेगा। फिर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है, एंड देन वोकेबुलरी साइज में इस वर्ड्स वेरिएबल की लेंथ को चेक कर रहा हूँ, और वोकेबुलरी साइज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 1252 यूनिक वर्ड्स अवेलेबल है मेरे इस पूरी बुक के अंदर। अभी मुझे इस जो भी हमारा ये वर्ड्स मेरा बना है, अब मुझे हर वर्ड को एक नंबर असाइन करना है। तो मैंने ये तरीका यूज़ किया है जहाँ पर मैं हर एक टोकन को एक इंटीजर रैंडमली असाइन कर रहा हूँ। ओके, सो अगर इसको आपको देखना है कि कैसे असाइन हो रहा है, तो मैंने फर्स्ट 10 आइटम्स के लिए लूप लगा के आपको दिखाया है यहाँ पर। फर्स्ट आइटम को नंबर 0 मिल गया, सेकंड आइटम को नंबर 1 मिल गया। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसको मैं लेट्स से 10 की जगह 35 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कुछ वर्ड्स नहीं आए। इसको और बड़ा नंबर लेते हैं जिससे कि आपको दिखा सकूँ इजीली।
60 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बट को एक नंबर मिल गया 57, बाई को मिल गया 58, कार्लो को मिल गया 59 एंड शिकागो को मिल गया 60। तो ऐसे ही मेरे इस पूरी स्टोरी में जितने 1252 वर्ड्स थे सबको एक नंबर मिल गया है और मेरी वोकेबलरी रेडी हो चुकी है बन करके। ओके, सो अभी हमने ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स लिखा, हमने टुकड़ों में देखा। अब इसको अगर हमें एक साथ थोड़ा स्ट्रक्चर वे में लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं टोकनाइजर का, जिसमें मेरा एक इनिट फंक्शन है जिसमें मेरा वोकैब एज एन इनपुट होगा। उसके बाद मेरे पास इस टोकनाइजर में मेरे पास दो फंक्शन होंगे, एक एनकोड करने का मेथड और एक डिकोड करने का मेथड। इनकोड और डिकोड का क्या मतलब है, सबसे पहले मुझे अपने जब मुझे डिक्शनरी बनानी होगी या वोकैब बनाना होगा तो मुझे अपने सारे सेंटेंसेस या वर्ड्स को एक नंबर देना होगा। सो ये मैं इसको बोलूँगा एनकोड। और अगर मुझे इसका उल्टा करना हो, जब मेरे पास आउटपुट आएगा कोई भी प्रोसेस करने के बाद, फॉर एग्जांपल एक बार नोट पैड पे चलते हैं अपने। सबसे पहले मैंने अपने कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, जैसे लेट्स से माई, और इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट किया लेट्स से 4। फिर इसके ऊपर मैंने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया तो ये कुछ मुझे आउटपुट देगा रिटर्न करके कंप्यूटर, जो कि नंबर फॉर्मेट में होगा, या लेट्स से 3 आउटपुट आता है। फिर मुझे क्या करना होगा, इस 3 को जाके इस डिक्शनरी में चेक करना होगा कि इस 3 के अगेंस्ट में मेरा कौन सा यहाँ पर वर्ड है जो कि मैं एज एन आउटपुट रिटर्न करूंगा, राइट। सो इस 3 के अगेंस्ट में यहाँ पर जम्स है। इट डजंट मेक एनी सेंस बट जस्ट आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। सबसे पहले मेरे पास एक इनपुट होगा माई, जिसका लेट्स से आउट ये है 4 नंबर, तो ये नंबर में कन्वर्ट किया, और फिर इस नंबर पे मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा और फिर आउटपुट मुझे मान लीजिए 3 आता है। और फिर मुझे इस 3 के अगेंस्ट में देखना होगा कि ये कौन सा वर्ड यहाँ पर अवेलेबल था और मुझे वही आउटपुट में जनरेट करना है। तो बेसिकली मेरे पास मेरे क्लास में टोकनाइजर क्लास में दो मेथड होने चाहिए, एक जो वर्ड से नंबर में कन्वर्ट कर सके, दूसरा जो नंबर से वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके, ओके, टोकन्स में बेसिकली। सो वही चीज यहाँ पर हम करेंगे अपने क्लास में। अपने क्लास में हम एक एनकोड मेथड लिखेंगे जो कि हमारा ये काम करेगा, हमारे वर्ड्स को या टोकन्स को नंबर असाइन करेगा, और उसके बाद हम एक दूसरा मेथड लिखेंगे जो हमारे नंबर्स को अगेन टोकन्स में कन्वर्ट कर सके। ओके, सो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है टोकनाइजर वर्जन 1, जिसमें मेरा एक मेथड है इनिट, जिसमें वोकैब मेरा इनपुट है जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये वोकैब। फिर अब इसमें मेरे पास दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए, एक str2init जिसमें मेरा ये वैल्यूज है हर टोकन के अगेंस्ट में नंबर, और उसके बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो int2str कर दिया जिसमें मेरे पास नंबर्स के अगेंस्ट में टोकन्स है। ओके, फिर एक एनकोड मेथड लिखा जिसमें मेरा टेक्स्ट एज एन इनपुट पास होगा, और मैंने जो चीज यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई थी स्टेप बाय स्टेप करके, ये 3 लाइनें 2 लाइनें वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसको मैंने आईडी असाइन कर दिया है। फिर डी कोड में जस्ट इसका उल्टा कर दिया है, जो मेरे पास आउटपुट आएगा आईडीज जो आएंगी उसको मैंने आईडीज के अगेंस्ट में यहाँ से टेक्स्ट लेकर आऊंगा अपने डिक्शनरी से, इस वेरिएबल से int2str से इसके अगेंस्ट में टेक्स्ट लेके आऊंगा और उन सबको ज्वाइन कर दूंगा, और मुझे फाइनली मेरा आउटपुट मिल जाएगा जो कि मेरा फाइनल टेक्स्ट होगा। तो ये मेरा एक क्लास होगा जो मेरे सेंटेंस को नंबर्स में ब्रेक करेगा और मेरे नंबर्स को वापस मुझे सेंटेंस में कन्वर्ट करके देगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं यूज करके। मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है जो कि टेक्स्ट है, ये ऐसा, इट्स द लास्ट ही पेंटेड यू नो एंड सो ऑन सो ऑन। अब इसके ऊपर मैं अपने इस टोकनाइजर क्लास का सबसे पहले मैंने टोकनाइजर वर्जन 1 का मैंने एक इंस्टेंस बना लिया है। फिर मेरे पास एक टेक्स्ट है जिसको मैं इस इंस्टेंस में ऑब्जेक्ट में टोकनाइजर में पास करूंगा, और लेट्स सी कि क्या आईडीज आते हैं। सो देख सकते हैं आप मेरे हर वर्ड को कुछ ना कुछ नंबर्स यहाँ पर असाइन हो गए हैं। अब मुझे अगर मेरे पास ये आईडीज हैं तो मुझे इसको अगर सेंटेंस में वापस कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, अपने इसी टोकनाइजर क्लास के डिकोड में इन आईडीज को पास करूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये मुझे पलट कर मुझे सेंटेंस बनाकर दे रहा है जो कि बिल्कुल वही है जो मैंने इसको एज एन इनपुट दिया था। सो सक्सेसफुली हमने एक टोकनाइजर क्लास बना लिया जिसमें हम अपने सेंटेंसेस को नंबर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और नंबर से सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा टोकनाइजर क्लास था, और टोकनाइजर इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने अपने इस पूरे सेशन में वर्ड्स और टोकनाइजर को इंटरचेंजेबली यूज किया है, बट इन एक्चुअल
वर्ड्स और टोकन्स सेम नहीं होते या नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। ये सब वर्ड्स भी होते हैं इसमें, जो कि हम बाद में देखेंगे। बट अगर अब मैं टोकन या वर्ड्स बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं टोकन्स की बात कर रहा हूँ, और टोकन्स आप समझने के लिए उनको वर्ड्स कंसिडर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको मैं समझाने में कामयाब रहा कि टोकनाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे काम करता है। तो यहाँ तक का स्टेप हमने देख लिया। बाकी आगे का स्टेप, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से टोकन्स बनाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे GPT-2 GPT-3 इन तरह के LLM मॉडल्स में क्या टेक्निक यूज़ की गई है इसको बेटर बनाने में, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।